नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। ईरान के लोगों ने अमेरिका और इजराइल का वो हाल कर दिया कि ट्रंप अब युद्ध रोकने की बात करने लगे। आखिर ईरान के लोगों के पास ये हिम्मत आती कहां से है? कैसे खामनेई साहब की मौत के बाद लोग करबला की जंग को याद करने लगे? ईरान के प्रोफेसर हैं जमीर अब्बास जाफरी। मैं सीधा ईरान आपके पास लेके चलता हूँ, उनके पास ईरान ले चलता हूँ। सुनिएगा पूरी बात, बहुत शानदार बातचीत है। जमीर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका 4 PM में समय देने के लिए। और ऐसे समय में जब अमेरिका अपने घमंड में, अपनी तानाशाही में ऐलान कर रहा है कि हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं, ईरान पर सबसे ज्यादा हमले होंगे, उस समय ईरान का एक बहादुर प्रोफेसर मेरे साथ बातचीत कर रहा है। और ये संकेत साफ है उन तानाशाहों के लिए कि तुम्हारी आवाजों से शायद ईरान के बहादुर लोग डरेंगे नहीं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसा माहौल है ईरान में, और आप इतनी बेखौफ तरीके से बात कर रहे हैं। वो अमेरिका कह रहा है कि सबसे बड़े हमले होंगे, आज की रात कयामत की रात, और आप इतने मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। ईरान के लोगों के अंदर ये जज्बा, ये हिम्मत आती कहां से है अब्बास साहब? शुक्रिया बहुत बहुत आपकी दावत के लिए। और बहुत ही खूबसूरत आपने सवाल किया है कि कहाँ से ईरान के अंदर ये जज्बा आता है कि हमें दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाना है। तो हम शिया समुदाय से हमारा हिस्सा राबता है, और आप क्योंकि लखनऊ से हैं तो आप जानते होंगे शिया समुदाय को। तो इमाम हुसैन जो है, मुहर्रम में इमाम हुसैन ने एक जालिम बादशाह था जिसका नाम यजीद था। उसने इमाम हुसैन से कहा था कि मेरे हाथों पे बैत कर लो, मेरे सामने झुक जाओ। तो इमाम हुसैन ने अपने पूरे परिवार के साथ बलिदान दिया और कहा कि मेरे लिए इज्जत की जिंदगी, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। तो जो भी इमाम हुसैन के मानने वाले हैं वो हमेशा से इज्जत की जिंदगी जीते हैं, जालिम के सामने झुकते नहीं हैं और मौत से नहीं डरते, क्योंकि मौत तो एक दिन आना है। हजरत अली कहते हैं मौत इंसान की जिंदगी में 2 दिन है। हम लोग कहते हैं 4 दिन है, लेकिन हजरत अली कहते हैं 2 दिन है। एक दिन वो है जिस दिन तुम्हें मौत आनी है, और दूसरा दिन वो है जिस दिन तुम्हें मौत नहीं आनी। जिस दिन तुम्हें मौत आनी है उस दिन पूरी दुनिया मिल के भी चाहे तो तुम्हें मौत से बचा नहीं सकती, और जिस दिन तुम्हें मौत नहीं आनी है पूरी दुनिया मिल के भी तुम्हें मारना चाहे तो तुम्हें मार नहीं सकती, क्योंकि मौत तुम्हारी लिखी हुई नहीं है। तो जो ईरान की और शिया समुदाय की आइडियोलॉजी है उसमें जुल्म ना करना और जुल्म के सामने ना झुकना, ये दोनों प्रेरित हैं उस शिया आइडियोलॉजी और इस्लामिक आइडियोलॉजी से प्रेरित हैं। मैं सिर्फ 30 सेकेंड और लूंगा आपका। आज ईरान में 21 रमजान है जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये शिया समुदाय के लिए पहले इमाम हजरत अली की शहादत का भी दिन है। तो पूरे ईरान में इस वक्त लाखों लोग मस्जिदों में हैं, पूरी रात जागेंगे, सिवाय इसके कि अमेरिका ने कहा है कि आज की रात को कयामत मना देंगे, लेकिन लाखों की तादाद में लोग रास्ते पे हैं, मस्जिदों में हैं, इमाम बारगाहों में हैं, ये ऐलान कर रहे हैं कि तू हमें मौत से डराता है, हम मौत से डरने वाली कौम नहीं है। जमीर साहब, मेरे को लगता है कि ये युद्ध में दो विचारधारा सामने हैं। एक विचारधारा है जिसे ये गुमान है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा, उसे दुनिया के सारे कुएं चाहिए, सारे तेल चाहिए। और एक विचारधारा वो है जिसे हक की बात चाहिए। एक विचारधारा अपनी जान की चिंता करती है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है, पैसे की चाहत खत्म नहीं होती। और एक विचारधारा है उसे अपने जज्बात, अपने ईमान के साथ लड़ना है। ये जो लाइनें आती हैं कि तुम हमें क्या डराओगे, और मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रहा था, एक वीडियो मैंने देखा, एक मासूम से बच्चे को लेके उसके पेरेंट्स जा रहे हैं, और जिस समय डर हो कि यहाँ मिसाइल आ जाएगी, यहाँ लॉन्चर आ जाएंगे, या रॉकेट आ जाएंगे, ड्रोन आ जाएंगे, छोटे बच्चों को ले जाते हुए भी नहीं डर रहा ईरान के लोग। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये खामेनेई साहिब का ज्ञान है, ये ईरान की दीक्षा है। और एक मैं छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा, मेरे चैनल में रिपोर्टर है हयात, शिया समुदाय से आती है उसकी फैमिली। मैं गया, उनकी फैमिली ऐसे रो रही थी जैसे किसी की माँ या बाप की डेथ हो गई हो खामनेई साहब की शहादत के बाद। तो ईरान से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर कश्मीर तक जो जज्बा है, एक खामनेई साहब को मार के मुझे लगता है ईरान में बहुत सारे खामनेई पैदा कर दिए गए हैं। मैं फिर वो सवाल पे आता हूं कि मौत से डर तो सबको लगता ही लगता है जबीर साहब। जब सामने मौत खड़ी होती है तो अच्छे से अच्छे लोग डर जाते हैं। क्या आज अमेरिका पीछे हटने की बात कर रहा है? ट्रंप साहब बीच का रास्ता देख रहे हैं। बयान आया कि युद्ध अब ज्यादा नहीं चलेगा, कहा तो वो
लंबा युद्ध चलाने की बात कर रहे हैं। तो इस माहौल के बाद अब ट्रंप कह रहे हैं युद्ध ज्यादा नहीं चलेगा। ईरान के लोग मान रहे हैं क्या जीत उनकी हो गई? देखिए, जो मौत से न डरने की बात है, वो बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, 2 नज़रिए हैं दुनिया में। एक ये है कि इंसान जब मर जाता है तो खत्म हो जाता है। दूसरा नज़रिया ये है कि जब इंसान का जिस्म मर जाता है तो उसकी आत्मा हमेशा बाकी रहती है। तो जिसकी आत्मा हमेशा बाकी रहती है और वो हक के लिए बलिदान दे दे और उसकी आत्मा हमेशा अमर हो जाए, इससे बेहतरीन तो एक इंसान के लिए मौत नहीं हो सकती। तो मौत से मोहब्बत करना, वो मौत जो हक की राह में आ जाए। मिसाल के तौर पर शहीद भगत सिंह, क्या वो नहीं जानते थे कि वो अगर बलिदान दे रहे हैं तो वो उसके बलिदान के असर में हिंदुस्तान आजाद होगा? क्या सुभाष चंद्र बोस नहीं जानते थे कि मौत के राह में चल रहे हैं, जालिमों से मुकाबला कर रहे हैं, तो इनकी जान चली जाएगी? जानते थे। लेकिन जब इंसान के लिए हक वाज़े हो जाता है, तो हक के लिए, सच्चाई के लिए, सत्य के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने को तैयार हो जाता है। तो मौत से डर लगना ये एक प्रतिक्रिया है, और एक है कि मौत को गले लगा लेना हक के लिए, ये दूसरी प्रतिक्रिया है। ये बड़े इंसानों की प्रतिक्रिया होती है, जो क्रांतिकारी होते हैं, जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं। और आयतुल्लाह खामेनाई पूरी जिंदगी दुआ करते रहे कि काश मुझे शहादत की मौत मिले, और आखिर में जानते थे आयतुल्लाह खामेनाई कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। उनकी इंटेलिजेंस ने उनको बताया था हमला होगा। उन्होंने कहा कि अगर 9 करोड़ ईरानियों को अगर मैं शेल्टर नहीं दे सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं मौत को और शहादत को कबूल करने तैयार हूं। तो ये बड़े लोगों की विचारधारा है कि मौत से नहीं डरना। अगर आप हक पे हो तो क्या फर्क पड़ता है कि आपको, आपके मुकाबले पे कितने लोग हैं। ये मौत बहुत खूबसूरत है। 7 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि आज कयामत बरसेगी, तो मैंने एक व्लॉग रिकॉर्ड किया है। पूरी रात में लोगों के दरमियान घूम रहा था और पूरी रात में ऐसा लग रहा था कि कोई फेस्टिवल है। तो एक फैमिली थी, 6 लोग कार में बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों आए हो? तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि मैं रोज नहीं आता था, आज मैं आया हूं क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि हम तुम्हें बम गिराएंगे। तो मैं 6 महीने के बच्चे को लेके आया हूं ये बताने के लिए कि ट्रंप से ना मैं डरता हूं, और अगर हक के लिए कुर्बानी देनी होगी तो 6 महीने के बच्चे के साथ भी मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जालिम के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं हूं। मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि 2 ताकतें हैं दुनिया में, ये हमेशा से थी। चाहे राम और रावण का ले लें या इमाम हुसैन और यजीद ले लें, हमेशा से 2 ताकतें रहती हैं। एक ताकत गुरूर, तकब्बुर और अपने आप को बड़ा समझने के लिए, उसके लिए यह है कि पूरी दुनिया को मैं झुका दूंगा। और उसके मुकाबले में हमेशा कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी में रिफॉर्मर्स होते हैं, वो ऐसे जालिमों के सामने आके कहते हैं कि हम हक के मुकाबले पे खड़े रहेंगे। हाँ, दिखने में आप ताकतवर बहुत हो, लेकिन हमारे पास जो ताकत है वो सत्य और हक की है। तो आज ईरान और अमेरिका की जंग 2 पावर्स की जंग है। एक इंपीरियलिस्ट पावर है, कॉलोनियलिस्ट पावर है, साम्राज्य ताकत है, और पूरी दुनिया इस साम्राज्य ताकत के सामने झुक गई है। जो नहीं झुक रहा है वो 86 वर्ष के एक आयतुल्लाह खामेनाई थे, जिन्होंने शहादत कबूल कर ली, लेकिन दुनिया को प्रेरणा दे गए कि देखो सर कट जाए लेकिन जालिम के सामने सर झुकना नहीं चाहिए। ये अपनी जिंदगी को प्रेजेंट करके उन्होंने पूरी दुनिया को ये दर्ज दिया है। बस अब कभी आप कल्पना कर सकते थे कि या खामनेई साहब अगर जिंदा होते तो कल्पना कर सकते थे कि इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के नाम पर लोग करबला के युद्ध की याद करने लगेंगे, लोग कहने लगेंगे कि करबला का युद्ध की चर्चा करने लगेंगे? ये बहुत बड़ी बात थी। क्या हो सकता था कभी? ये तो आयतुल्लाह खामेनाई की जो आखिरी स्पीच थी, उस आखिरी स्पीच में उन्होंने ये तुलना करी थी। आखिरी स्पीच जो आयतुल्लाह खामेनाई ने दी थी लोगों के दरमियान, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि इमाम हुसैन का एक जुमला है, जब यजीद ने इमाम हुसैन से बैत मांगी तो इमाम हुसैन ने कहा मिस्ली ला युबायु मिस्लहु। इमाम ने कहा कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। ये नहीं कहा कि मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा, यानी इमाम हुसैन ने ता कयामत आने वाले लोगों के लिए रास्ता खोल दिया
कहा कि जब भी तुम्हारे सामने यजीद जैसा आएगा तुम हुसैन जैसा बन के यजीद के सामने बैत नहीं करना, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। तो खुद आयतुल्लाह खामेनाई ने अपनी आखिरी तकरीर में ये भी बता दिया कि मैं किसका नुमाइंदा हूं, वो भी बता दिया कि ट्रंप किसका नुमाइंदा है, और आने वाली नस्लों को पैगाम भी दे दिया कि ये रास्ता चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तुम्हें बलिदान के लिए तैयार होना है, जालिम के सामने झुकना नहीं है, जिल्लत की जिंदगी को कबूल नहीं करना। ट्रंप साहब ने कहा कि ईरान का शासक कौन होगा ये हम तय करेंगे, अगर आप लोग चुनेंगे तो हम उसे भी मार देंगे, सीधे सीधे धमकी। खमेनी साहब के बेटे उन्होंने सत्ता संभाली और दुगनी ताकत से अटैक वापस कर दिया कि ये रहा हमारा रिटर्न गिफ्ट। तो क्या उनको भी अपने पिता की तरह डर नहीं लगता? वो भी उतने बहादुर हैं, और ईरान की जनता जिस तरह उनके चयन पर सड़कों पर आई और खुशी का जाहिर किया, जाहिर है इजराइल और अमेरिका के सीने पे सांप लौट गया होगा। क्या वो भी अपने पिता की तरह उतने ही पॉपुलर हैं ईरान में? देखिए, ये तो पहली चीज तो ये है कि ट्रंप ने जो कहा उसका एक खूबसूरत सा जवाब ये है कि ट्रंप न्यूयॉर्क में जो मेयर बनता है वो भी ट्रंप की मर्जी से नहीं बनता। तो न्यूयॉर्क का मेयर तुम नहीं बना सकते हो, तो ईरान का वली फकीह तुम क्या बनाओगे? दूसरी चीज ये है कि ईरान में कहा जा रहा है कि ट्रंप चाह रहा था रेजीम चेंज करने। ट्रंप ने तो ईरान का नारा भी नहीं बदल पाया, क्योंकि ईरान का नारा था अल्लाह अकबर खामेनाई रहबर। बोल रहे हमारा नारा भी वही है, हमारा नारा भी नहीं बदला। तुम रेजीम बदलना चाह रहे थे, हमारा नारा भी नहीं बदला। तो ये तो कि ट्रंप क्या कह रहा है, ट्रंप की बात की दुनिया में कोई वैल्यू अभी नहीं बची है। वो एक पागल इंसान है, दुनिया में हर एक समझदार इंसान के लिए क्लियर है कि इसकी मानसिक संतुलन जो इसका सही नहीं है। जहां पर जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई की बात है, देखिए आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई को आप सोचें कि एक पॉपुलर लीडर, आयतुल्लाह खामेनाई जैसा पॉपुलर लीडर, लेकिन इंटरनेट पे 2 तस्वीरों से ज्यादा उनकी तस्वीर नहीं है। इतना वो अपनी जिंदगी लो प्रोफाइल गुजारते थे, किराए के घर में रहते थे। जो उनकी गाड़ी थी, एक बार वीडियो में आ गई थी, तो उनकी गाड़ी जो थी वो इंडिया में जो सबसे सस्ती गाड़ी होती है मारुति की ऑल्टो, उस लेवल की गाड़ी पे वो जिंदगी बसर करते थे उनके। और आप सोचें कि 17 साल के थे वो, जब 17 साल के थे, तो जब आयतुल्लाह खामेनाई जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट थे, तो ये सद्दाम और वेस्ट ने जो हमला किया था ईरान पे, तो ये लड़ने गए थे 17 साल की उम्र में। और 17 साल की उम्र में जब ये लड़ने गए थे तो फ्रंट पे गए, और जब पूरी जंग खत्म हो गई तो उनकी यूनिट के तमाम लोगों ने कहा कि जब ये जाने लगे और चले गए, उसके बाद मुझे पता चला कि ये खामेनाई साहब के बेटे थे। यानी इतनी सादगी से उन्होंने रहे कि आम सिपाही की तरह पूरी उन्होंने जिंदगी गुजारी, वहां पर पूरे जंग में वो रहे। तो ये जो शुजाअत है और ये जो जज्बा है, ये वही जज्बा है जो करबला से मिलता है, इमाम हुसैन से मिलता है। ये जिंदगी कितने दिन की है, ये जिंदगी में इंसान कर क्या लेगा? ये नहीं है कि इस्लाम नहीं कहता जिंदगी अच्छे से नहीं जियो, नहीं, जिंदगी अच्छे से जियो, लेकिन अगर जिंदगी में जिल्लत शामिल हो जाए, और जैसे आप जानते हैं बहुत सारे लोग बड़े बड़े बादशाहों और नेताओं के आगे यानी उनके आगे चापलूसी करते हैं, उन्हें लगता है कि हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन लोग उन्हें कितनी जिल्लत की निगाह से देखते हैं। आम इंसान उसको जलील समझता है, उसे लगता है मेरे पास ताकत है, लेकिन आम इंसान उसको देख के कहता है ये जलील है जो उसके नेताओं के आगे भीख मांग रहा था। ये जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। जिंदगी जियो तो ऐसी जियो, मौला अली कहते हैं कि जिंदगी ऐसी जियो कि जब तुम जिंदा रहो तो लोग तमन्ना करे काश मुझे थोड़ा वक्त इनके साथ मिलता बिताने का, और जब तुम मर जाओ तो तुम्हें याद करके लोग रोए कि कितना नेक इंसान था। ये जिंदगी का फलसफा है जो हमारे यहाँ है। खामनेई साहब की मौत ने दिखा दिया कि सच में शहादत क्या होती है और किसी इंसान का जाना कैसे आदमी को रुला देता है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि एक बड़ा ईरान को लेकर एक भ्रम फैलाया जाता है, जो राक्षस 8, 9, 10 साल की बच्चियों का यौन शोषण करते हैं अमेरिका में, एप्स्टीन फाइलों में जिनके सच खोले जाते हैं, वो ईरान पर कहते हैं कि ईरान की लड़कियों पर पाबंदी है, हिजाब पहनना जरूरी है। ईरान की महिलाएं अपना बहुत हक जो है वो दबा के रखती हैं। ये ऐसा पूरा पश्चिमी देश के लोग ईरान पर आरोप लगाते हैं। तो मेरा वही सवाल है कि आप
आप चूकते नहीं हो, 9 साल की 8 साल की बच्चियां परी होती हैं, वो बच्ची इतनी छोटी। और ईरान की महिलाओं की साक्षरता की दर तो बहुत अच्छी है, ये आरोप फिर क्यों लगता है? देखिए, ईरान में 1979 से पहले जो यहाँ की महिलाएं थीं, वो उनमें सिर्फ 18% यानी 18% महिलाएं सिर्फ पढ़ी लिखी थी। इस्लामी क्रांति आई 1979 में। आज ईरान में 98% लड़कियां बिटवीन 16 एंड 24 लड़कियां लिटरेट हैं, यानी ईरान में पढ़ाई लिखाई का दर इतना बढ़ गया। ईरान के जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर टॉप कोर्सेज में 50% से ज्यादा महिलाएं हैं। ईरान के जो टॉप प्रोफेसर हैं उसमें 34% से ज्यादा महिलाएं हैं। ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, ईरान के अंदर मिनिस्टर्स हैं, इस वक्त ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं जो वो लेडी हैं। ईरान के जो फॉरेन स्पोक्स पर्सन के जो स्पोक्स पर्सन है, ईरान के जो फॉरेन स्पोक्स पर्सन है वो महिला है। तो ईरान में महिलाएं जो हैं इल्म के मैदान में, तरक्की के मैदान में, हर जगह ईरान में महिलाएं आगे हैं। बल्कि ईरान में मशहूर है कि जैसे हिंदुस्तान में फैमिली चलती है तो नॉर्मली जो होता है कि बच्चे माँ के पास होते हैं, लेकिन ईरान में कभी भी ऐसा नहीं होता है। ईरान में अगर फैमिली चलेगी तो सारे बच्चों को बाप ही उठाएगा और बाप के हाथों में ही सब, यानी हत्ता औरत का सामान भी मर्द के हाथ में ही होगा। तो औरतों की घर में हुकूमत जो होती है वो ईरान में तो बहुत साबित है कि घर में औरतों की चलती है। लेकिन इल्म में, एजुकेशन में ईरान में औरतें बहुत आगे हैं। और मैं तो आपको दावत भी दूंगा कि आप ईरान आइए, हमारे मेहमान बनिए, आपको यूनिवर्सिटीज ले जाएंगे, आप महिलाओं से मिलिए, बैठिए, बात करिए। तो ईरान में हिजाब एक कानून है, हर कंट्री का एक कानून होता है, तो वैसे ही हिजाब का एक कानून है। और ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इनका ये है कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में हिजाब कंपलसरी है। लेकिन ये कि अभी इंडिया टुडे की एक टीम आई थी, गीता मोहन इंडिया की एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया और कहा कि मैं आई थी और मैंने देखा कि ईरान में जो मॉरल पुलिस के बारे में कहा जाता है वो सही नहीं है। तो वेस्ट क्यों करती है, ये तो हकीकत हो गई। वेस्ट क्यों करता है? देखिए, वेस्ट को बहाना चाहिए किसी मुल्क पे हमला करने का। सद्दाम के लिए उन्होंने कहा कि वहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लीबिया के लिए कहा कि केमिकल वेपन्स हैं, सीरिया के अंदर कहा कि अभी इन लोग मास बॉम्ब्स बनाने वाले हैं। वही सीरिया में जहां पर इन लोगों ने तबाही मचा दी, वहीं पर एक टेररिस्ट को जिसके ऊपर $1 मिलियन का इनाम था, उसको लाके वहां का प्रेसिडेंट बना दिया। तो ये पूरी दुनिया के लिए क्लियर हो गया है, समझदार लोगों के लिए क्लियर हो गया है कि अमेरिका अपनी इंपीरियलिस्ट ताकत की वजह से, इंपीरियलिज्म की वजह से दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है, उनके ऑयल, उनके गैस को कंट्रोल करना चाहता है। उसे बहाने चाहिए। उसे ना टेररिज्म से लड़ना है, ना बादशाहों से लड़ना है, ना डेमोक्रेसी चाहिए, ना औरतों के हक चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये महिलाओं के ऊपर इतना इनकी मोहब्बत है, तो यही मोहब्बत इनकी सऊदी अरेबिया में कहां चली गई, जहां पर महिलाओं को कोई हक नहीं है, ना डेमोक्रेसी है, ना वोटिंग राइट्स है, ना वहां की महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी हैं। वही सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत में क्या होता है इनके साथ। तो हमारे लिए क्लियर है। और जो एप्स्टीन फाइल का आपने जिक्र किया है, ये इनकी सभ्यता को बताता है। यानी एप्स्टीन फाइल, आप ये मत सोचिए कि एक वन ऑफ इवेंट है, नहीं, ये इनकी सभ्यता को बताता है कि दुनिया पे जो लोग हुकूमत करते हैं उनकी निगाह में एक बच्ची की क्या वैल्यू है। यानी ये कितने पस्त और जलील हो सकता है इंसान के, छोटी बच्ची के साथ ये तसव्वुर भी कर ले। ये इनके यहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े इनके जो कंपनियों के मालिक हैं, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, ये देखिए, मोसाद का भी एक अलग लिंक है इसके अंदर। एप्स्टीन फाइल के लिए क्लियर है कि मोसाद जो है, तमाम टकर कार्लसन और बड़े बड़े वहां के अमेरिकन एनालिस्ट, उन लोगों ने कहा है कि मोसाद वाले कराते हैं, फिर उनके वीडियोस निकालते हैं, फिर उनको बाद में ब्लैकमेल करते हैं और उनके जरिए से इजराइल की बात मानी जाती है पूरी दुनिया में। तो इसका एक मोसाद वाला एंगल भी है, जो ये जंग के अंदर इन लोगों की घिनौने लोगों की जो घिनौनी पॉलिटिक्स है, उसका एक मजहर जो है वो आप एप्स्टीन फाइल के जरिए भी देख सकते हैं। अब मतलब ये कहा जाता है कि मुस्लिमों में यूनिटी बहुत होती है, एकता बहुत होती है, लेकिन इस युद्ध में जो आपके पड़ोसी मुस्लिम देश हैं, चाहे वो यूएई हो, सऊदी हो, वो आपके खिलाफ हैं, वो आपके साथ नहीं हैं।
तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत खराब सी बात है कि एक तरफ यहूदी सब एक तरफ हैं, एक दूसरे के संग काम कर रहे हैं और आपके साथ में वो लोग भी नहीं हैं। तो ये स्थितियां जब अगर आएंगी सामने, तो आप भी उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं, सऊदी में कर रहे हैं, तो इतनी नाराजगी आपको अपने भाइयों से क्यों है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये जंग जो है, ये मजहब की जंग नहीं है, इंसानियत की जंग है, हक व बातिल की जंग है। वही आप चले जाएं जॉर्डन में, और जॉर्डन के आपको वीडियोस मिलेंगे कि जॉर्डन के ऊपर मिसाइल गिर रहा है अमेरिकन एयरबेस पे, और जॉर्डन वाले तालियां बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। बहरेन चले जाएं, आपको बहरेन के आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे कि बहरेन में अमेरिकन बेस पे बॉम्ब गिर रहे हैं और बहरेनी तालियां बजा रहे हैं। एक बहुत वायरल वीडियो है जिसके अंदर वो कह रहा है उजरी मुजरी मुजरी, इन्हें इस तरीके से वो कह रहा है लगो 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 लगो, हिट 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 करके कह रहे हैं, और वो वीडियो में जाके लग रहा है। तो ये तमाम अरब की अवाम, अरब जनता, मुसलमान जनता और मुसलमान हाकिम, मुसलमान रूलर्स, इनमें बहुत फर्क है। हम ये ना समझे कि मुसलमान रूलर वाकईन मुसलमान हाकिम को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने ना इनके लिए वोट किया है, ना इन्होंने इनको अपना हाकिम बनाया है। और गाजा में इतने बच्चे मरते रहे, 40,000 बच्चे मरते रहे, ये बेगैरत सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग करते रहे, मीटिंग करते थे, फिर एक कहते थे हम लोग ने एक स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। यानी इनकी औकात एक पेपर पर, या इनकी औकात पेपर पे एक खाली कंडेमनेशन के अलावा इनकी कोई औकात नहीं है। तो इस वक्त मैं आपके व्यूअर्स को यह पैगाम देना चाहता हूं, आप खुद कमेंट्स अगर आप ये वीडियो अलग से भी रिलीज करेंगे तो आप मुसलमानों से एक सवाल करिए कि मुसलमान इस वक्त जो ईरान, सऊदी, कतर, बहरेन, पूरे गल्फ में जो अमेरिकन एयरबेस पे मार रहा है, क्या मुसलमान ईरान के साथ है या अरब बादशाहों के साथ है? आपको 95% कमेंट मिलेंगे कि पूरे मुसलमान इस वक्त ईरान के साथ हैं। क्यों? क्योंकि वो एप्स्टीन गैंग से ये लोग मुकाबला कर रहे हैं, और इनके अरब बादशाह जो है, इनके अंदर क्या है, क्यों इनसे मोहब्बत करेंगे? सिवाय इनको जलील करने के इन लोगों ने क्या किया है? ट्रंप ने आके कहा, आप सोचें कि आप सोचें आप एक देश में रहते हैं और आपके देश का जो किंग है उसको ट्रंप बोलता है लाइव शो में कि मेरे लिए सलमान, या जो सऊदी का किंग है बिन सलमान, उसकी औकात एक गाय की तरह है। जब तक वो दूध देगा, जब तक मैं उसे पालूंगा, और जब दूध नहीं देगा तो उसे काट के फेंक दूंगा। और अगर मैं ना चाहूं तो 10 दिन से ज्यादा वो हुकूमत पे नहीं रह सकता है। अगर किसी बादशाह के लिए कोई मुल्क का प्रेसिडेंट कहे तो बादशाह की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? वो बादशाह तालियां बजा के उसको वेलकम करता है, $1 ट्रिलियन उसके लिए गिफ्ट करता है। तो आपको क्या लगता है, मुसलमान देश इन बादशाहों के साथ हैं? मुसलमान अवाम इन बादशाहों के साथ है? नहीं है। इस वक्त जंग जो है वो लोगों के लिए क्लियर हो गई है कि हक कौन है, बातिल कौन है। अब मुसलमान नाम का कोई फायदा नहीं है। बात यह है कि आप देखिए, आयरलैंड मुसलमान नहीं है, स्पेन मुसलमान नहीं है, लेकिन उनका किरदार मुसलमानों से कई ज्यादा बेहतर था इस जंग के अंदर। आयरलैंड की पार्लियामेंट में जो बातें हुई हैं, स्पेन के जो प्रेसिडेंट ने चीजें कही हैं, तो यहां पर आप मुसलमान हो या नहीं ये बात अलग है। बात ये कि आप हक के साथ हो कि नहीं हो, आपका नाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आप मुसलमान हो लेकिन हक के साथ नहीं हो, तो कौन से मुसलमान हो? ये कोई मुसलमान नहीं है, ये कोई इस्लाम नहीं है, ढोंग है ये। ठीक बात है अब्बास साहब। और एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण की, भारत की ईरान के साथ बहुत गहरी दोस्ती रही थी, बहुत गहरा नाता था। ईरान हमारे देश के साथ हमेशा हर परिस्थिति में खड़ा रहा, हर मुसीबत में खड़ा रहा। लेकिन मौजूदा समय में हमारी हुकूमत भी खामोश है। आप भी ताल्लुक़ रखते हैं भारत से, मुंबई से, और 12-13 साल से एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं। तो जो ईरान के लोग भारत से बहुत सहानुभूति रखते हैं, अपना घर मानते ही हैं, है भी घर उनका, उनके दिल में दर्द है क्या कि भारत की हुकूमत इतनी खामोश क्यों है? दूसरा सवाल यह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, आपको क्या लगता है, युद्ध के कुछ ही दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्यों बुलाया था? क्योंकि युद्ध में जो देश आता है कई दिनों से तैयारी कर रहा होता है। एन मौके पे मोदी जी को बुलाकर इजराइल क्या संदेश देना चाह रहा था? और आपके हिसाब से भारत खामोश क्यों है, ईरान का साथ क्यों नहीं दे पा रहा? देखिए,
भारत क्या है, हिंदुस्तान क्या है? जो शहीद आयतुल्लाह खामिनाई हैं, आपके लिए शायद इंटरेस्टिंग होगा, उन्होंने एक किताब लिखी है हिंदुस्तान की क्रांति के ऊपर। यानी उन्होंने खुद अपने हाथ से किताब लिखी है हिंदुस्तान की क्रांति पर। वो अपने आप को हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे। बहुत स्पीचेस में उन्होंने हिंदुस्तान की मिसाल दी है, और जवानों को जब स्पीच देते थे तो कई बार उन्होंने कहा, नेहरू जी ने जो किताब लिखी है ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड, वो आप जाके पढ़िए, हिंदुस्तान की निगाह से आप दुनिया को समझने की कोशिश करिए। ये था आयतुल्लाह खामिनाई की नजर हिंदुस्तान के बारे में। अब सवाल है कि क्यों? तो उसका रीजन ये था कि आयतुल्लाह खामिनाई हिंदुस्तान को एक ऐसा मुल्क देखते थे जिसने कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म, ये साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदुस्तान ने क्रांति बर्पा की अपने मुल्क में, और ब्रिटिश जैसी ताकत को अपने मुल्क से उखाड़ के फेंक दिया। ये हिंदुस्तान की आवाम और जनता की ताकत थी। आयतुल्लाह खामिनाई ने कहा अपने ईरानी जनता से कि हमें उनकी मुल्क से ये देखना है, ये सीखना है कि इन्होंने कैसे क्रांतिकारी अप्रोच ली और कैसे ब्रिटिश और कॉलोनियलिज्म से मुकाबला किया। तो हिंदुस्तान की पहचान आयतुल्लाह खामिनाई के नजदीक एंटी कॉलोनियलिस्ट और एंटी इंपीरियलिस्ट है। अभी मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनकी एक स्पीच है, उसके अंदर एक जुमला है। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि हिंदुस्तान, आयरलैंड और पैलेस्टाइन में ब्रिटिश ने सेम पॉलिसी अपनाई है जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है। यानी खुद सुभाष चंद्र बोस जी 1938 और 1939 में जब कांग्रेस के अंदर थे तो स्टेटमेंट रिलीज हुआ है पैलेस्टाइन के लिए, पैलेस्टाइन के फेवर में, और इजराइल उस जमाने में नहीं बना हुआ था, लेकिन वो जो कोशिशें कर रहा था उसके खिलाफ। तो हिंदुस्तान और हिंदी फैब्रिक क्या है, वो क्या चीज है जो हमें हिंदुस्तानी बनाती है? वो ये है कि तानाशाही और साम्राज्य ताकतों के सामने खड़ा रहना। लेकिन अगर हिंदुस्तान एक दूसरा हिंदुस्तान बन जाए जहां पर साम्राज्य ताकतें आपको जलील करें, आपको बुरा भला कहें, लेकिन हम खामोश रहें, तो वो हिंदुस्तान जो रियल फैब्रिक है हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तान तब्दील हो रहा है। और हिंदुस्तानी जनता को सोचना चाहिए कि हमारी जो तारीख है, हमारा जो इतिहास है, वो इतिहास इतना प्योर, इतना बुलंद था, वो इतिहास को इतना तब्दील क्यों किया जा रहा है, और कैसे हम अपनी वही क्रांतिकारी अप्रोच को कैसे हम दोबारा अपनी कौम के अंदर, अपने मुल्क के अंदर जिंदा कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक चीज कही, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे ये समझ में आया कि उनको समझ में आ रहा है, आधी बात सही समझ में आ रही है, आधी गलत। उन्होंने कहा कि दुनिया बदल रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। अब इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पुराने रिश्ते वैसे नहीं रहेंगे, हमें नए रिश्ते नए वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से बनाना चाहिए। ये उनकी बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हकीकत में वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, लेकिन इन्हें ये लग रहा है कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका और इजराइल ताकतवर बन रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका और इजराइल कमजोर बन रहे हैं। आप देखें, मैं आपके सामने, व्यूअर्स के सामने, और आप तो शायद जानते होंगे, लेकिन आपके जरिए व्यूअर्स तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आप देखें 1941 में पहली बार अमेरिकन पर्ल हार्बर पर कौन हमला करता है? जापान। अमेरिका को इतना गुस्सा आता है कि अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब मार देता है हिरोशिमा नागासाकी में। यानी अमेरिका दुनिया को क्या पैगाम देना चाह रहा है कि कोई हमारे हार्बर पे निगाह ना डाले। ईरान ने उनको मार मार के भूत बना दिए, हर घंटे में उनके एयरबेस पे हमले हो रहे हैं। उनके 8 ठाट थे पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में, उसमें से 5 को ईरान ने भी मार गिराया है। आईपीएस F-32 $1 बिलियन का होता है, रेडार को चेक करता है, ईरान ने उसको मार के कतर में गिरा दिया। तो अमेरिका, वो अमेरिका जहां पर कोई उसको आंख नहीं दिखा सकता, तो वो अमेरिका कहां गया? मैं इसकी एक मिसाल सादी सी दूं ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए क्लियर हो जाए। आप इमेजिन करें एक गली में गुंडा, वो गली का गुंडा इतना ताकतवर था कि उसे कुछ भी काम कराना तो फोन करता था, काम हो जाता था। लेकिन वो गली के गुंडे को अगर इतना उसको मजबूर कर दिया जाए कि उसको किसी के घर में जाके लड़ना पड़े,
अच्छा लड़ना पड़े तो भाई बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत बड़े गुंडे थे, लेकिन तुमने 10 मारा, उसने 3 तो तुमको मार दिया पूरे गली के सामने, पूरे मोहल्ले के सामने, तुमने भी तो 3 मार खाई। अब अमेरिका किस मुंह से ये अरब देशों को कहेगा कि हम आपकी हिफाजत करेंगे? अरब देश पलट के उनको नहीं कहेंगे तुम तो अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे हो, हमारी क्या खाक हिफाजत करोगे? ठीक बात। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आहिस्ते आहिस्ते हमारे मुल्क के सियासतमदारों के लिए भी क्लियर हो जाएगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ईरान एक ताकत है, एक शक्ति है। जो ईरान ने आज पैगाम दिया, ईरान ने कहा हमारे दोस्त बनोगे, तुम्हारा ऑयल जाने देंगे, अमेरिका और इजराइल का साथ दोगे, ऑयल जाने नहीं देंगे। अब नए वर्ल्ड ऑर्डर में हमें सोचना पड़ेगा ईरान की दोस्ती चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक बात है। और अभी से भारत में भी गैस सिलेंडरों की मारामारी शुरू हो गई, बहुत आफत बच गई। बस आखिर में एक सवाल मैं ये शर्मा जी आपके माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए हिंदुस्तान में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं किसी पार्टी के लिए बात नहीं करना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि हिंदुस्तानी हूं, हमारा दिल हर हिंदुस्तानी के लिए धड़कता है, हर हिंदुस्तानी हमारा भाई है। आप गौर करें कि 1990s में ईरान ने इंडिया को प्रपोज किया था कि हम आपको गैस पाइपलाइन देंगे, ठीक है। गैस पाइपलाइन का मतलब यह था कि इंडिया जो है वो हमारा गैस जो है जो जिसके लिए भी हम लोग परेशान हैं, शायद वो 15-20 रुपया पर किलो हमें मिल रहा होता। रातों रात कॉन्डोलीजा राइस इंडिया आती है, मनमोहन सिंह उनसे मिलने जाते हैं, और होता यह है कि उस विजिट के बाद इंडिया ईरान गैस पाइपलाइन कैंसिल हो जाती है और इंडिया और अमेरिका की न्यूक्लियर ट्रीटी अनाउंस होती है। 95 से 2026 में 30 साल हो गए, 31 साल हो गए हैं। हम 31 साल में कई कांग्रेस की गवर्नमेंट्स आई, कई बीजेपी की गवर्नमेंट्स आई। सवाल यह है कि वो गैस पाइपलाइन जो इंडियन आवाम को, जनता को फायदा पहुंचाने वाली थी, उसको तुमने कैंसिल किया। 31 साल में ये न्यूक्लियर ट्रीटी में इंडिया को और भारतीयों को और भारतीय जनता को मिला क्या? ये सवाल है ना। कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें चली गई, जनता को क्या मिला? बिल्कुल सही बात है। आपके उंगली में चोट लगी हुई है, ये नॉर्मल है। आजकल तो ईरान के कोई आदमी घायल होता है तो डर लगता है कि कहीं कुछ हमले की। नहीं, ये उंगली में जो है, मैं गिर गया था एक जगह पर तो थोड़ी सी हड्डी जो है वो खसक गई थी, उसको डॉक्टर ने कहा है कि इसे लगा के रखें ताकि वो स्ट्रेट हो जाए। फ्रैक्चर वगैरह नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खाली उसने कहा है कि इसको स्ट्रेट करने के लिए पहनना है। आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि ऐसी आवाजें पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर आपको परेशान करता रहूंगा भारत के दर्शकों के लिए। शुक्रिया। जरूर जरूर, इंशाल्लाह हमारे दोस्तान भी हैं, मैं उनसे भी आपको कनेक्ट कराऊंगा। इंशाल्लाह आपके लिए मुफीद बातें ईरान से पेश करता रहूंगा। शुक्रिया बहुत। ये थे प्रोफेसर जाफरी साहब, ईरान के विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और कितनी बहादुरी के साथ ईरान के लोगों का जिक्र कर रहे थे। ईरान की एक एक तस्वीर में आपको बताता रहूंगा, क्योंकि ये युद्ध उन तानाशाहों के खिलाफ है जो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। भारत को भी उन्होंने डरा के रखा है। आपकी राय क्या है? आपको ये बातचीत कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।